Hello everyone, welcome to the Exia IAS Academy। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको डिफरेंट आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ जो डिफरेंट आइडियाज़ है किस तरीके से एग्ज़ाम में इस्तेमाल हो सकता है अक्रॉस डिफरेंट जीएस पेपर इन मेंस और इन प्रीलिम्स, वो बताने की कोशिश करूंगा। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको लगभग 1 साल के अंदर पूरा कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे सिलेबस का। उसी के साथ सिलेबस ओरिएंटेड कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। बिफोर प्री एंड मेंस रेगुलर टेस्ट आपको दिए जाएंगे। जो भी गाइडेंस रहेंगी, क्लासेस रहेंगी, वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगे। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे और आपको एक्स्ट्रा जो रिमेडियल क्लासेस की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो प्रोबेबली आज 3 या 4 आर्टिकल हैं, तो हम उनको जिस्ट के आकार में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला आर्टिकल है जो बात कर रहा है रिगार्डिंग टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस के बारे में। तो हाल ही में हमने 15 अगस्त 2025 को 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। तो हम जो इंडिपेंडेंस डे होता है वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि जो हमने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जो पाई है, जो सोवरेनिटी हमने अचीव की है, स्पेशली इन पॉलिटिकल टर्म्स, जो एक नेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे एक नेशन क्या करता है, फ्रीली अपना जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस है वो ले सकता है। तो अभी इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है वो हमारा सबसे पहला प्री रिक्विजिट है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ज़रिए हम बाकी जो दूसरे ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, उसको अचीव कर सकते हैं, लाइक सोशल इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या फिर सोवरेनिटी। तो अभी इसमें आपके सोशल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की तरह ही टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस के बारे में कहा गया है कि जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है वो इनकम्प्लीट रहेंगी अगर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के ज़रिए हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो ऑटोनॉमी है, जो फ्रीनेस है डिफरेंट सेगमेंट में, उसको अगर अचीव नहीं कर पाते हैं तो इसीलिए आज के समय पे 21st सेंचुरी में जो राइजिंग टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके वजह से आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में, इकोनॉमी में कितना ज़्यादा आपका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी नीड ऑफ द आवर हमारे देश के लिए क्या है कि हमें टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी को हासिल करनी है, कि हम टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में सेल्फ रिलायंट बन सके, खुद का टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके और टेक्नोलॉजी के लिए किसी पावरफुल नेशन के ऊपर या फिर डोमिनेंट नेशन के ऊपर हम रिलाई ना करें, लाइक यूएसए और चाइना। तो इसमें वही चीज़ें मेंशन की गई है कि डिमांड्स टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी। तो अभी टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी के लिए एक देश को 2 चीज़ों की आवश्यकता रहती है। नंबर 1, सॉफ्टवेयर में सोवरेनिटी, जो सॉफ्टवेयर होता है या फिर सिस्टम एक को चलाने के लिए जो भी एप्लीकेशन हमें चाहिए उसमें सोवरेनिटी। एंड सेकेंडली, जिस डिवाइस में आपका सॉफ्टवेयर चलेगा वो डिवाइस बनाना। इट मीन्स आपका पीसी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग ड्रोन हो या फिर एनी अदर डिवाइसेस, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम देखते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस जो रहती है। तो अभी उसके लिए हमारे देश में जो आपका सॉफ्टवेयर के सेगमेंट में सोवरेनिटी है उसको हम काफ़ी इजीली अचीव कर सकते हैं। किस तरीके से? क्योंकि इंडिया के पास क्या है, जो आपकी स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स है इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, जो आईटी प्रोफेशनल्स हमारे देश में हैं या फिर जो हमारे देश के पास जो आपकी रिसोर्सेस है वो अवेलेबल है, तो उसको इस्तेमाल करके हम क्या डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल, आज अगर देखें तो हमारे देश में क्या है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है
खुद का हमारा देश का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइक हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ करते हैं वो है आपके माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 10 हो, 11 हो। तो अभी क्या होता है जब हम टेक्नोलॉजी में सोवरेन नहीं रहते, स्पेशली सॉफ्टवेयर में, तो आजकल आज के जो मॉडर्न समय पे जो हमारे मॉडर्न वर्ड्स है, जो आपके बैंकिंग सेगमेंट है, या फिर आपके ट्रेन हो, या फिर पावर ग्रिड्स हो, सभी चीज़ें क्या है, कंप्यूटर के साथ सॉफ्टवेयर के ज़रिए कनेक्टेड है। और ये जो सॉफ्टवेयर का कंट्रोल है, ये है इन डिफरेंट नेशन, स्पेशली इन विथ वेस्टर्न नेशन लाइक यूएसए। तो उससे क्या है, हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काफ़ी वल्नरेबिलिटी रह सकती है। तो वो देश अगर चाहे, उसकी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो अगर प्रेशराइज करे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कंपनी को, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे देश में आपकी जो वल्नरेबिलिटी है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम हमारे देश के अंदर ही अपना इंडिजीनियस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस है उसको डेवलप करें, खुद का डेटाबेस डेवलप करें, खुद का फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर डेवलप करें, ताकि उससे हमारी क्या हो, टेक्नोलॉजिकल जो सोवरेनिटी है, जो इंडिपेंडेंस है वो रहे और हम वल्नरेबल ना रहे। क्योंकि आज के समय पे हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, राइजिंग इकोनॉमी है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आज की इकोनॉमी में जो आपकी कंट्रोल है कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से है, तो इसीलिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा खुद का होना चाहिए। नेक्स्ट है द पाथ टू हार्डवेयर सोवरेनिटी। तो इसमें थोड़ी सी हमें दिक्कत आ सकती है। अचीविंग हार्डवेयर सोवरेनिटी इज अ ग्रेटर चैलेंज देन सॉफ्टवेयर सोवरेनिटी, क्योंकि सॉफ्टवेयर सोवरेनिटी के लिए क्या है, हमारे पास बहुत सारी सोफिस्टिकेशन, बहुत सारी सुविधाएं हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स लाइक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स, देन जो रिसोर्स पूल है वो भी है, प्लस जो डिफरेंट कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर के सेगमेंट में काम कर रही है, वो चाहे आपका टाटा हो या फिर इन्फोसिस हो या फिर एनी अदर डिफरेंट कंपनी हो जो बेंगलुरु बेस्ड है या फिर दिल्ली बेस्ड है या फिर बम्बई बेस्ड है, तो या फिर हैदराबाद बेस्ड है, तो वो हमारे पास वो जो साइड है, स्ट्रेंथ है, वो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन हार्डवेयर के सेगमेंट में क्या है, अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। तो हाल ही में क्या किया जा रहा है, अंडर नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। 6 प्लांट का ऑलरेडी आपका जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो हो चुका है, प्लांट्स लग रही है, 2025 से जो प्रोडक्शन है वो होगा, और बाकी 4 प्लांट को क्या है, अभी एंडोर्स किया जाएगा। इसमें अभी रहा दूसरा जो मुद्दा है कि फैब्रिकेशन प्लांट के लिए जो सेमीकंडक्टर्स बनेंगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, तो उसके लिए हमें क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो क्रिटिकल मिनरल का जो अवेलेबिलिटी है या फिर सप्लाई है वो अभी के समय पे हमारे देश में लिमिटेड है। सप्लाई के लिए तो अभी आपके क्रिटिकल मिनरल सप्लाई के लिए हम डिपेंडेंट रहते हैं नेशंस लाइक चाइना। तो इसके लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लिया गया है, जिसके तहत जो हमारा देश का जीआईएस है, जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो क्या कर रही है, डिफरेंट रीजन में सर्वे कर रही है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सर्वे में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत सारा पोटेंशियलिटी, इंक्लूडिंग आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, देन नागालैंड, देन मणिपुर, इसमें पोटेंशियलिटीज पाई गई है। और इसी के साथ खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल को भी बनाया गया है, जिससे क्या है, हम डिफरेंट रीजन में लाइक ऑस्ट्रेलिया हो, चिली हो, इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो, इनके साथ डील कर रहे हैं, ताकि हम क्रिटिकल मिनरल्स के जो कंपोनेंट्स है उसको हासिल कर सके और उसको हम इंपोर्ट करके, उसका रिफाइनिंग करके हम सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन प्लांट है उसको फीड कर सके। तो उससे क्या होगा, जो हार्डवेयर के लिए जो भी कंपोनेंट्स चाहिए वो हम अपने देश में तैयार कर सकते हैं। तो आज के मॉडर्न इकोनॉमी में आप स्पेस देख लीजिए, डिफेंस देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए, सर्विसेज सेक्टर देख लीजिए, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर में ड्रोन का इस्तेमाल होना, तो इन सभी चीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, हार्डवेयर देन सॉफ्टवेयर। ये दोनों ही चीज़ें हमें अपने देश में बनानी काफ़ी ज़रूरी है, अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है और विकसित भारत बनना है बाय 2040
7। तो इसीलिए हमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के साथ ही या फिर जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है उसको बरकरार रखने के लिए डिफरेंट शॉर्ट ऑफ अदर ऑटोनॉमीज जो है, स्पेशली इन टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑटोनॉमी को अचीव करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ये आपका क्रूशियल नीड ऑफ द आवर है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है रिगार्डिंग जो नेपाल में प्रोटेस्ट देखा गया है, जिससे जो उनकी पूरी व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा चरमरा गई है, और जो आपके एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट में जो आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने भी रिज़ाइन करके गवर्नमेंट छोड़ा है और देश से भी भाग चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी ये जो आपका प्रोटेस्ट है इन नेपाल, तो इसका क्या अंडरलाइंग कॉजेस है? तो अभी इसमें बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जो इमीडिएट कॉज है वो तो आपका है कि सोशल जो मीडिया है उसको शट डाउन करने का जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था, 7 डे का विंडो दिया था, लेकिन जब प्रोटेस्ट चालू हो गया तो गवर्नमेंट ने उसको नेक्स्ट डे ही उस प्रोटेस्ट वो सोशल मीडिया बैन को हटा दिया। तो अभी इसमें देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाना ये मेन मुद्दा नहीं है, इसमें मुद्दे काफ़ी ज़्यादा या फिर कई सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1 जो फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है नेपाल के जनजी जो है या फिर जो उभरती हुई जनरेशन है उनका जो प्रोटेस्ट है, उसका पहला रीज़न है नंबर 1 करप्शन। इतना ज़्यादा पॉलिटिकल करप्शन देखा गया है। आपके 1952 में पहला आंदोलन हुआ था बेटर लिविंग के लिए, फिर 1990 में आपका आंदोलन हुआ, जन आंदोलन डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए, फिर 2006 में कम्प्लीटली मोनार्की को हटा दिया गया, डेमोक्रेसी लाई गई, 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन लिया। तो इतने ज़्यादा आंदोलन के बाद जो पॉपुलेशन ऑफ नेपाल है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि एक गुड लाइफ होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, हेल्थ अच्छे होने चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, देन एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो होनी चाहिए। तो ये सभी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी लैग है इन नेपाल। इवन आफ्टर नया डेमोक्रेसी आने के बाद लोगों का एस्पिरेशंस बढ़ा, तो अब जब एस्पिरेशंस पूरा नहीं हो रहा है तो उससे लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन होगा, और जब फ्रस्ट्रेशन होगा तो उससे क्या है, आपके प्रोटेस्ट होंगे, और प्रोटेस्ट फाइनली क्या होगा, वायलेंस में तब्दील हो जाएगा, जो कि नेपाल में देखा गया। तो उसका नंबर 1 रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ रैम्पेंट पॉलिटिकल करप्शन। नेपाल में 3 पॉलिटिकल पार्टी है, नेपाली कांग्रेस है, फिर आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट है। तो ये तीनों पार्टी क्या करती है, आपके इन तीनों पार्टी के जो चंद गिने चुने नेताज हैं उन्हीं के पास पावर रहता है, और इनके बीच जो क्वालिशन है वो भी काफ़ी आइडियोलॉजी लेस क्वालिशन है, सिर्फ पावर के लिए वो क्वालिशन बनाते हैं, और जो सारी सुविधाएं हैं वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो चंद नेता हैं और इन्हीं के पास रहता है, और इनके जो किड्स है, इनके सन डॉटर हो या फिर ग्रैंड चाइल्ड हो, इन्हीं का जो लाइफ है वो सेटल हो रहा है। तो ये जो भी करप्शन है या फिर जो नेपोटिज्म है, या फिर इसमें नेपो किड्स का जो टर्म है वो इस्तेमाल किया गया है, जो इनका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी समय से पब्लिक स्क्रूटिनी में था थ्रू सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से क्या है, जो ट्रांसपेरेंसी है, करप्शन जो चल रहा था उसको ट्रांसपेरेंटली देखा जा सकता था, और ये नेपाल के यूथ ने देखा, नेपाल की पॉपुलेशन ने देखा, नेपाल की डेमोक्रेसी ने देखा, जिसको वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि पब्लिक मनी जो है वो पब्लिक के हित में इस्तेमाल होना चाहिए। अभी अगर नेपाल में देखें तो 25% जो पॉपुलेशन है वो आपकी पॉवर्टी में है, डेस्टिट्यूशन में है, और बाकी जो यूथ है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, और अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो भी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसीलिए सालाना अराउंड 8 लाख यंग पीपल एग्जिट द कंट्री एवरी ईयर। तो घर में क्या करते हैं, अपने जो माता पिता है, छोटे भाई बहन है, उनको छोड़ के जो यूथ है उनको घर से निकल के जाना पड़ता है, वो भी अपने देश होते हुए, अपने देश में रिसोर्स होते हुए, पोटेंशियलिटीज़ होते हुए, डेमोक्रेसी होते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए। तो ये नेपाल के प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो करप्शन है। तो अभी इसमें नो डाउट सोशल मीडिया को दबाया जाने की कोशिश किया, वो एक रीज़न है, लेकिन वो आपका प्राइम रीज़न नहीं है। वो एक ट्रिगर पॉइंट बना, नो डाउट, लेकिन उससे पहले जो सिमरिंग डिस्कॉन्टेंट था नेपाली यूथ के अंदर, वो आपका
भड़क गया जब सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे बैन लगाने का मतलब क्या है कि आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको डाइल्यूट कर देना। जो ट्रांसपेरेंटली देखा जा सक रहा था, लोग जो डिस्कस कर रहे थे अपने, क्योंकि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपके डेमोक्रेटिक डेलिबरेशंस हो सकता है, पीपल डेलिबरेट कर सकते हैं, पीपल क्वेश्चंस कर सकते हैं, पीपल करप्शन को अनअर्थ कर सकते हैं, एक जो आपका एक पब्लिक ओपिनियन है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये था सबसे महत्वपूर्ण कारण जो आपका नेपाल में इतना एक वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला। और इसी के साथ जो सोशल मीडिया है, अभी इतने आप ध्यान रखिएगा 8 लाख यूथ बाहर काम करते हैं, तो उनके लिए घर के साथ कनेक्ट होने का क्या एक जरिया है, सोशल मीडिया ही एक जरिया है, या फिर रेमिटेंसेस भेजने का एक जरिया है। ओके, तो ये जो आपके बैन किया, इसी के बाद क्या हुआ, आपका प्रोटेस्ट जो है भड़क गया और इसके जो सिमरिंग डिसकंटेंट थे वो भी सामने निकल के आए। तो बाकी इसमें दोनों आर्टिकल ऑलमोस्ट सेम चीज़ों को ही डिस्कस कर रहा है, बाकी कुछ कुछ थोड़ा सा आपको डिटेल ज़्यादा मिल जाएगा। जैसे लाइक इसमें आपका प्रोटेस्ट के बारे में मेंशन किया था 1990, ओके, पीपल्स मूवमेंट नंबर 1, फिर ये 2006 में 2, तो सेम चीज़ें इसमें भी मेंशन है 1990 2006। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भी चीज़ें मैंने मार्क की है इसको आप एक बार पॉज करके अपने वीडियो का जो क्वालिटी है उसको बढ़ा के आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, बाकी जो भी आपकी वायलेंस हुई है, मैं ये आशा करता हूँ कि जो वायलेंस है वो रुके और जो पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज है वो डैमेज ना हो, क्योंकि इससे क्या है, अल्टीमेटली लॉस सिटीजन ऑफ नेपाल का ही हो रहा है, लॉस नेपाल की जनता का ही है, क्योंकि उनके टैक्स मनी से ही चीज़ें बनाई गई हैं। तो अगर चीज़ें आपकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो जलती है, नुकसान होती है, फिर इसको रिपेयर करने के लिए टैक्स मनी से ही इसको रिपेयर किया जाएगा, या फिर अगर IMF वर्ल्ड बैंक से आपका अगर हेल्प भी लेते हैं तो उसको भी क्या है, टैक्स मनी से ही चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, ज़रूरी है कि आपकी जो यूथ है वो वायलेंस को अभी छोड़े और जो डेमोक्रेटिक वे है उसको अपना के एक नया जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म करे, और इसमें जो आपकी होप है by the Gen Z population or by the emerging population in China or the youth population, कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें यंग फेसेस को देखा जाना चाहिए, ना कि कोई आपके जो एज ओल्ड है जो आपके कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं, या फिर जो तीन पार्टी के 2-3 लीडर के बीच में जो पूरा लीडरशिप रह जाता है उसको हटाना ज़रूरी है। प्लस इसमें कुछ ये जो आर्टिकल है, कुछ डेटा इसमें मेंशन की गई है, जो 25% का बताया था कि नेपाली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये डेटा है इसमें। दूसरा डेटा आप देख सकते हैं 108 रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्री इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है वो। सेकेंड, आपका 2021 तक 7.4% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन माइग्रेटेड अब्रॉड। तो अब ध्यान दीजिए, लगभग 7.5% जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर चुकी है डिफरेंट नेशन में। क्यों? ताकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ले सके और अपने घर को चला सके। तो ये काफ़ी एक दुखजनक विषय है कि एक इतना खुद का देश होने के बाद भी, डेमोक्रेसी होने के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो नेपाल में नहीं देखा गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनके जो लीडर्स है, उनका जो करप्शन है उसकी वजह से। ओके, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेंगी ये। नेक्स्ट इसमें बताने वाला, और आप इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट वही चीज़ें इसमें मेंशन की है कि आपका जो वायलेंस है वो रुकना चाहिए, नहीं तो क्या है, अगेन जो इसको रिपेयर करने के लिए जो भी खर्चे होंगे वो पॉपुलेशन को अपने पॉकेट से ही देना पड़ेगा। ओके, बाकी गवर्नमेंट अभी छोड़ के भाग चुकी है, तो ये जो आपके नेपाल की पॉपुलेशन का एस्पिरेशंस था वो पूरा हुआ। अभी ज़रूरी है कि फ्रेश इलेक्शंस हो नेपाल में, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भी लेकुनास है उसको दूर किया जाए, प्लस जो करप्शन के चार्जेस रहते हैं और करप्शन के लिए जो आपका स्ट्रिक्ट कोई विजिलेंस के लिए स्ट्रिक्ट कमीशन नहीं है, तो उस तरीके का, जैसे इंडिया में लोकपाल कमीशन है, तो उस तरीके का कमीशन बनाया जा सकता है, ताकि करप्शन का कोई भी केस हो तो उसको ट्रायल करके उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके। तभी क्या है, डेटरेंस क्रिएट होगा।
नहीं तो लोग डरेंगे नहीं कि करप्शन के बाद लोग छूट जाते हैं, तो करप्शन रहेगा वैसे होने से। और इसी के साथ एक लेसन ये भी लेना काफ़ी ज़रूरी है साउथ एशिया के बाकी नेशंस को, क्योंकि आप देख सकते हैं अर्लियर श्रीलंका का जो केस था, देन बांग्लादेश में जो हमने देखा, और अभी नेपाल में, तो बाकी जो नेशंस है उनको इससे लेसन लेनी काफ़ी ज़रूरी है कि जो बैड गवर्नेंस देखा जाता है डिफरेंट रीजन में, उसको कर्टेल करना काफ़ी ज़रूरी है, गुड गवर्नेंस को इंस्टॉल करना है, एथिकल गवर्नेंस लाना है, करप्शन को मिनिमाइज करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है अक्रॉस ऑल द रीजन, अक्रॉस ऑल द सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, इंक्लूडिंग ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, so that people will get good education, good health, good skill and good job or employment opportunity, so that they can live a happy, पीसफुल एंड प्रॉस्परस लाइफ। तो जस्टिस रहना काफ़ी ज़रूरी है, इंक्लूसिविटी रहना काफ़ी ज़रूरी है, एक्सेसिबिलिटी रहना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहता है, इक्वालिटी और जस्टिस को सबसे ऊपर रखता है। तो इक्वालिटी जस्टिस जब रहेगी तभी फेटर्निटी रहेगा, तभी देश में पीस रहेगी, तभी देश शांति और अमल रख पाएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल छोटा सा है, द साइलेंट डी डॉलराइजेशन। तो अभी डी डॉलराइजेशन क्या होता है कि अभी यूएसए की जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लगभग 20 to 30% जो शेयर है वर्ल्ड का इकोनॉमी का यूएसए के पास ही है, और यूएसए की जो इकोनॉमी है लगभग $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो सबसे क्रेडिबल इकोनॉमी है। तो इसीलिए क्या है, इंटरनेशनल सेटलमेंट में डॉलर को सबसे आपका रिलायबल करेंसी माना जाता है। तो इसीलिए जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो डॉलर में ज़्यादा होती है, और इसीलिए जो देश के सेंट्रल बैंक है वो डॉलर को अपने रिजर्व करेंसीज में रखते हैं। लेकिन हाल ही में जो अमेरिका का रुख देखा गया है, आपका बैन लगाना या सैंक्शन लगाना या फिर जो टैरिफ है उसको बढ़ाना, तो इससे क्या है, जो वर्ल्ड के डिफरेंट नेशंस है वो कुछ सहमे हुए से हैं कि इस तरीके का जो प्रॉब्लम है हर किसी के साथ हो सकता है, जैसे रशिया के साथ किया गया कि रशिया को स्विफ्ट से हटा दिया गया। तो स्विफ्ट क्या है, एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है जो यूएसए डोमिनेटेड है या फिर वेस्टर्न कंट्री डोमिनेटेड है। तो इस तरीके से क्या है, इन फ्यूचर इंडिया के ऊपर हो या फिर डिफरेंट रीजन के नेशन के ऊपर, ब्राज़ील हो, साउथ अफ्रीका हो, इनके ऊपर भी सैंक्शंस, टैरिफ, इन तरीके की चीज़ें क्या कर सकती है, इनके इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसीलिए इस डिस्टर्बेंस से देश को बचाने के लिए सभी देश क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे डॉलर को मिनिमाइज कर रहे हैं और एक्सक्लूसिव ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, फ्री ट्रेड डील अमॉन्ग डिफरेंट रीजन, लाइक ब्रिक्स हो, सार्क हो, या फिर नॉट सार्क, ब्रिक्स हो, बीमस्टेक हो, या फिर एससीओ हो। तो ये क्या कर रहे हैं, लोकल करेंसी में ट्रेड करने की जो पहल है वो आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे डॉलर का जो डोमिनेंस है वो कम होगा, और इन फ्यूचर जो अनसर्टेनिटी रहेंगी बिकॉज ऑफ यूएस डोमिनेंस वो कम होगा। तो इसीलिए अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जो पॉलिसीज़ ले रहे हैं या फिर यूएसए जो पॉलिसीज़ ले रही है, उससे नुकसान क्या है, यूएसए का ही है। तो वो जो चाह रही है कि वो अपना डोमिनेंस को बरकरार रखेंगी बाय इम्पोजिंग दिस शॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट मेजर्स, तो ये बैकफायर कर रहा है और ये बैकफायर करेगा। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। अभी के लिए इतना ही।